ओके, सो लास्ट चैप्टर में हाँ, तो लास्ट चैप्टर में मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने क्या करा था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था? कोई बताएगा क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये कर लिया था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है दो मास वाली बॉडी के बीच, ठीक है। फिर हमने करा था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज वेक्टर्स न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है, फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या था? देखो, इसका सिंपल मीनिंग था, अगर मेरे पास ये एक मास वाली बॉडी है ना, ऐसे करके अगर मेरे पास ये एक मास वाली बॉडी है जिसका मास कितना है, m1 है, और ये एक छोटी सी कोई बॉडी मान लेते हैं, ठीक है, इसका मास कितना है? इसका मास मान लेते हैं m2। तो डेफिनेटली ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? अट्रैक्ट कर रही होंगी, है ना। इस पे ये इस बॉडी पे फोर्स लग पहली बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा दूसरी बॉडी की वजह से, और ये वाली बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा फर्स्ट वाली की बॉडी की वजह से। देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये चाहे छोटी बॉडी हो या बड़ी बॉडी हो, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाती हैं, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया था, ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। क्या पढ़ना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या ऐसे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल क्या फोर्सेस। तो देखो ये क्या कहता है, सबसे पहली बात, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, ठीक है, होता क्या है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। मान लो ये कोई बॉडी है, ये है मेरे पास मास m1, और ये ना बहुत सारे मासेस से कवर है, ठीक है। मान लो ये m2 यहाँ पर है, ठीक है, m3 यहाँ पर है, m4 यहाँ पर है कहीं, और m5 यहाँ कहीं पर है, ठीक है। और बेटा इन इनके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम क्या क्या देते हैं, ये मान लो ये r12 डिस्टेंस हो गया, है ना। हम जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो ये r12 डिस्टेंस हो गया। ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा r13 डिस्टेंस, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा r14 डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाला जो इससे डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है? r15 डिस्टेंस, r15। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि ये जो ये वाला मास है, ठीक है, ये वाला जो मास है, इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, तो तुम बोलोगे सर इस पे फोर्स तो इसको कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको तो m2 भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, m3 भी अट्रैक्ट कर रहा है, m4 भी अट्रैक्ट कर रहा है, m5 भी अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ पर अगर mn होता, ठीक है, तो ये mn भी इसको क्या कर रहा होता? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता। तो कोई भी अगर मास वाली बॉडी है जो कि बहुत सारी मास वाली बॉडी से घिरी हुई है, तो जिस पर हम पर्टिकुलर फोर्स देखना चाहते हैं उस पे जो फोर्स होगा, ठीक है, वो कैसा फोर्स आएगा? वो फोर्स आएगा नेट फोर्स बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो इस पे अगर मैं ये बोलना चाहूं कि ये जो m1 है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम बोलोगे सर f1 पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स लग रहा है सेकेंड बॉडी की वजह से, वो फोर्स लग रहा है 1 पे किसकी वजह से? थर्ड बॉडी की वजह से, वो फोर्स लग रहा है 1 पे किसकी वजह से? फोर्थ बॉडी की वजह से। ऐसे करते करते कितनी बॉडी से कवर है ये कवर है nth बॉडी से, ठीक है। तो m1n हो गया, देखो। तो इतने सारे फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है
कि अगर एक चार्ज, अगर एक मास बहुत सारे के सारे मास के पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो उस पे जो नेट फोर्स होगा वो डेफिनेटली उन सबका वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल ना इसके ऊपर बहुत सिंपल आता है। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल आएगा वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो इसको समझना है अच्छी तरीके से। तो हाँ, ये देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। मान लो यहाँ पर ना मेरे पास एक मास रखा हुआ है ना, और ये 10 केजी का मास है। कितने का? 10 केजी का। और इससे जो इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, वो 10 मीटर है। 10 मीटर है 20 केजी मास से। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मास रखा हुआ है। देखो यहाँ पर भी एक मास रखा हुआ है, और इसकी जो इससे डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? ये भी तुम मान लो कितना? 10 मीटर। ठीक है, और ये भी 20 केजी है। तो अगर मैं ये कहूंगा यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है 10 केजी का, बताओ उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा? तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम ऐसा देख ही सकते हैं कि इस वाले फोर्स पे, इस वाले मास पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक तो 20 केजी वाला फोर्स लगा रहा होगा, मतलब ये वाला मास, ये वाला मास, ठीक है, 20 केजी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो ये एफ लग रहा है 1 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। और यहाँ पर ये जो 20 केजी वाला मास है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है 1 पे, किसकी वजह से? 3 की वजह से भी। तो अगर मैं पूछूं इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ये वाला फोर्स निकालेंगे, ये वाला फोर्स निकालेंगे, और दोनों को वेक्टिकली ऐड कर देंगे, है ना। और बताओ ये इस पे नेट फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। तो ये वेक्टर सम हो गया। क्या हो गया? वेक्टर सम। तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे करके हम ऐड कर देंगे 1 2, और ये हो गया F1 3। ठीक है, तो ऐसे हम करके ऐड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि F12 फोर्स कितना है। ठीक है, तो देखो F12 फोर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने लिखा F12। ठीक है, F12 का अगर मैं मैग्नीट्यूड सर निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? जी हाँ बोलो। सर इसमें रेसोल्यूशन किया ना आपने, जैसे कि 2 वेक्टर है, तीसरा निकाल लिया। हाँ, तो हमने क्या करा है, इन दोनों का नेट निकाल लिया बेटा। ठीक है, नेट निकाल लिया, और ये तो मैंने बता ही रखा है नेट कैसे निकालते हैं ना। तो चलो, जी की वैल्यू हो गई कितनी? जी की वैल्यू होती है 6.67। ठीक है, इंटू 10⁻11। और M1 हमारे पास हो गया एक 10 केजी, दूसरा कितना है? 20 केजी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर मान लो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक फोर्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 100, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास अप्रोक्स 2 इंटू 6.67 और 10⁻11 में। देखो ये आ गया हमारे पास, इतना आ गया हमारे पास M13। ठीक है, M12 सॉरी, का मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे? देखो अभी तक जो हमने फोर्स निकाला है वो इन दोनों के बीच फोर्स निकाला है, इसके बीच और इसके बीच। अब हम इसके बीच फोर्स और इसके बीच फोर्स निकालेंगे। तो बताओ वो कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत सिंपल है ना। कैसे निकालेंगे? F13 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा G M1 M3, ठीक है, डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, M1 कितना था? ये हमारे पास था 10 केजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 केजी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 केजी, डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताओ अब ये कितना हो गया? ये फिर से उतना ही आएगा, 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों फोर्सेस का क्या निकाल देना है? वेक्टर सम। अब वेक्टर सम कैसे निकालते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये तो मैंने करा ही रखा है। अगर दो वेक्टर का वेक्टर सम निकालना है तो एफ नेट इस पे कितना लग रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड आएगा ऐसे करके, देखो ये मैंने करवा रखा है, F12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा M13 का स्क्वायर, और आगे वाली टर्म क्या होगी? 2 F12 F13। ठीक है, कॉस, हाँ यहाँ देखो यहाँ पर दोनों के बीच कितना एंगल है? इस वाले फोर्स के बीच और इस वाले फोर्स के बीच कितना एंगल है? 90 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, देखो तो जल्दी बताओ ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया
F12 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया F13 का स्क्वायर, ऐसे करके, राइट। सो यहाँ पर अब हम दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू पुट करके हम बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला फोर्स कितना आ रहा था 2.676, ठीक है, 10 की पावर -11, और दूसरा फोर्स भी कितना आ रहा था 2 × 6.67 × 10⁻⁻11, राइट। अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, इसको कर लेना कैलकुलेट, इतना नेट फोर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। एक और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, चलो। हाँ, यहाँ पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। 3 इक्वल, हमारे पास क्या है कि 3 इक्वल मासेस हैं, देखो ऐसे करके एक इक्विलेटर ट्राइंगल है हमारे पास, राइट। एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, और उस इक्विलेटर ट्राइंगल पे 3 इक्वल मासेस है हमारे पास, तो ऐसे करके। M1 M2 M3। हाँ, ये देखो, इसको मैं कह देता हूँ, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है ना, ये मास कितने का है, ये m का मास है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मास रखा हुआ है, राइट, यहाँ पर भी एक मास रखा हुआ है, और इस मास की वैल्यू भी m ही है, ठीक है, m। यहाँ पर भी एक मास रखा हुआ है, और इस मास की भी वैल्यू क्या है, m ही है, देखो m, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज, इसका एक सेंट्रॉइड होता है, देखो ऐसे करके ना, ये यहाँ पर एक सेंट्रॉइड होता है बीच में, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां पर मीट करती है, तो बेटा वहां क्या होता है, वहां सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच में ना सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है, और यहाँ पर ना हमने एक मास रख रखा है, ठीक है। तुम्हें बताना है उस मास पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस मास पे, ये तुम्हें बताना है। अब देखो चीज ना यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखो, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, और इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड्स क्या होती हैं हमें पता ही है। इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड, ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ये ऐसे करके ये इक्वल होते हैं, देखो देखो ये सारी साइड इक्वल है, राइट। अब मैं अगर तुमसे पूछूं इस वाले मास पे, ये जो सेंट्रॉइड पे मास रखा गया है, ठीक है, इस पे बताओ नेट फोर्स कौन कौन, मतलब इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है। तो देखो कितना सिंपल है, इसको भी देखना है ना। एक बात बताओ, ये जो ए पे बॉडी है, ठीक है, ये जो ए पे मास है, ये वाला मास सेंट्रॉइड के मास को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में, राइट। अब सिमिलरली ये वाला जो मास है बी पे, ये भी क्या कर रहा होगा, इस सेंट्रॉइड पे रखे मास को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, ऐसे। यहाँ पर जो ये सी वाला मास है, ये भी क्या कर रहा होगा, इसको, इस वाले मास को जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर 3 फोर्स दिख रहे होंगे, और तीनों फोर्स ना इक्वल है, क्योंकि देखो ये वाला मास का पेयर, सिमिलरली ये वाला मास का पेयर, और ये वाला थर्ड मास का पेयर क्या है, इक्वल ही है। तो यहाँ पर क्या फोर्स है, यहाँ पर फोर्स एफ है, यहाँ पर भी फोर्स कितना आएगा, एफ, और यहाँ पर भी फोर्स कितना आएगा, एफ। तो अगर मैं देखना चाहूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ कैसे बनेगा, ये देखो, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखो ऐसे करके। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, एफ, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है कितना, एफ, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है कितना, एफ, देखो ऐसे करके एफ, ठीक है। अब इन तीनों के बीच कितने का एंगल है, 120 डिग्री, ठीक है। ये भी कितना है, 120 डिग्री, राइट, ये भी कितना है, 120 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं दो को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले देखो, पहले मैं इन दो को सॉल्व कर लूंगा, इन दो को सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे नेट फोर्स की जरूरत है, ठीक है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, इक्वल है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 120 का। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो
एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, ठीक है, 2f cos 120। हाँ भाई, किसी को याद है cos 120 कितना होता है? व्हाट इज cos 120? cos 120 होता है बेटा -1, ठीक है, माइनस हाफ, -1। माइनस हाफ, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एफ का स्क्वायर। तो इससे ये चीज कैंसिल हो गई। बताओ कितना आ गया? ये एफ का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया एफ, राइट। ऐसे कर कर आ गया। मतलब यहाँ पर जो इन दोनों का नेट आएगा वो भी कहाँ आएगा? बीच में आएगा, ऐसे करके, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी क्या होगी? एफ। अब तुम्हें दिख रहा है एक फोर्स ऊपर लग रहा है एफ, एक फोर्स नीचे लग रहा है एफ, है ना। एक फोर्स यहाँ पर देखो, एक फोर्स ये लग रहा है एफ, एक फोर्स ये लग रहा है एफ, और दोनों कितने एंगल पे हैं? 180, अपोजिट एक दूसरे के। तो यहाँ पर नेट फोर्स बताओ कितना आ जाएगा? यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है, 0। तो हाँ, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो सेंट्रॉइड पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे और सेम मास दे दे, तो इसका एकदम से याद रखना, इसका नेट फोर्स कितना लगता है? 0 लगता है, ठीक है। क्या मोशन। चलो, ये भी हो गया खत्म, है ना। ओके, सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है शेल थ्योरम, ठीक है। ये शेल थ्योरम क्या होती है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो, शेल थ्योरम भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और शेल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर होते हैं, ठीक है। शेल थ्योरम, ये शेल थ्योरम क्या होती है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना शेल थ्योरम को कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं तुम्हें दे दूं इस तरीके से, देखो ऐसे करके, ये एक सर्कल है और यहाँ पर एक मास है, ठीक है। इसका कैपिटल मास m है, ठीक है। ये शेल है, शेल समझते हो? शेल है कुछ इस तरीके से, अंदर देखो ये, हाँ, अंदर से इस तरीके से, ये सिर्फ ये इतना पोर्शन है, और अंदर से ये खाली है, ठीक है, अंदर से ये खाली है, ये देखो। हाँ, अब तुम्हें बताना है, अगर इसके सेंटर और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस r है, तो बताओ दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है m, चाहे शेल ही क्यों ना हो, इसका मास तो है ना m, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा? m स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे मानो। और इससे भी इजी टेक्निक बताता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अगर ये देखना है कि इसके बीच कितना मास आ रहा है, तो तुम्हें यहाँ से एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने में अगर ये पूरा मास इनक्लोज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ही जरूर, ठीक है। तो ये चीज थी। अब अगर मैं इसकी जगह एक सॉलिड मास भी ले लूं, ठीक है, कैसा मास? सॉलिड मास। देखो ऐसे करके एक सॉलिड मास ले लूं यहाँ पर, ठीक है, और उसका, सॉलिड मास से बहुत हाँ हाँ बोलो। सॉलिड मास बहुत हो सकता सॉलिड मास बेटा ये पहले। अंदर, हाँ ये अंदर भी है, देखो इसके अंदर भी फील्ड अप है, ठीक है। मैं कहने का मतलब है ये कोई बॉडी है जिसके अंदर भी मास फील्ड है, और अभी इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है? स्मॉल m। तो अब भी अगर मैं दोनों के बीच डिस्टेंस r ले लूं, तो मैं यहाँ पर एक बहुत क्लियरली तरीके से देखूंगा एक चीज, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो कितना होगा? m बाय r स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं ये चीज देख रहा हूं कि ये एक शेल है और जिसका मास m है, ठीक है, तो भी ये इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, अगर एक सॉलिड मास उतने ही मास का है तो, ठीक है। तो यहाँ पर शेल में और इस सॉलिड मास में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां पर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। वो कौन सी जगह है? देखो, वो ये वाली जगह है, ध्यान से देखना। थर्ड, अगर मैंने यहाँ पर एक ये मास ले रखा है, ठीक है, एक ये शेल ले रखा है, देखो इस तरीके से एक शेल ले रखा है, और
एक सेकेंड, हाँ, और यहां पर हम इसको फिल्ड अप कर देते हैं किससे, ठीक है। ऐसे करके मान लो एक शेल है हमारे पास। अब अगर मुझसे कहे और अंदर से ये खाली है, ठीक है, ये अंदर से हॉलो पार्ट है, यहां से ये हॉलो है, ये हॉलो है, ठीक है, और इसके सिर्फ इस सरकमफेरेंस पे मास है, और टोटल मास जो इसका है वो है कैपिटल एम, और डेफिनेटली इस रिंग का सेंटर ये होगा, है ना। अब कहे कि इस सेंटर में तुमने कहीं एक मास रख रखा है, मान लो इस सेंटर से, ठीक है, आर डिस्टेंस की दूरी पर, यहाँ पर आर डिस्टेंस की दूरी पे तुमने एक मास रख रखा है, ये वाला, ठीक है, स्मॉल मास है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाली जो पूरा ये शेल है, इसको कितने, इस मास पे कितना फोर्स लगा रही होगी, तो तुम आंसर दोगे 0, ठीक है। तुम बोलोगे सर कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, तुम क्या करो, इस मास से ऐसे करते हुए एक सर्कल खींचो, देखो, बताओ इस सर्कल के अंदर क्या कोई मास इंक्लोज्ड है? इस सर्कल के अंदर क्या कोई, की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नेटवर्क इशू हो रहा है आज बहुत ज्यादा। हेलो, मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही? सर आ रही सर है। अब आ रही है, बीच बीच में नहीं आ बीच बीच में तुम्हारी आवाज कट जा रही है, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ देखो, अगर मैं पूछूं इस हॉलो कैविटी के अंदर इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो बेटा क्योंकि यहाँ से जो मैंने सर्कल ड्रॉ करा है, देखो उसमें कोई मास नहीं है, ठीक है, मास तो सारा इसका बाहर है, ठीक है, ये वाला मास बाहर है, तो क्या होगा यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा 0, देखो। तो शेल थ्योरम बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बस ये देखना है कि जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो और वहां से अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करो, तो उस सर्कल के अंदर कितना मास इंक्लोज हो रहा है। अगर कोई मास इंक्लोज नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब जैसे मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, देखो इसको ऐसे देख सकते हैं हम, एक सेकेंड, फोर्थ केस, ठीक है, फोर्थ केस में हम ऐसे देख सकते हैं, ये देखो, मान लो मैंने एक ये बना दिया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर समझ रहे हो ना, सॉलिड स्फीयर क्या होता है? सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर ना फील्ड है, ये इस बार खाली नहीं है, ये फील्ड है, ये देखो ये पूरा फील्ड है। ठीक है, ये पूरा फील्ड है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, मान लो यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ये इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से इतनी दूरी पे, डिस्टेंस पे, आर पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे एक मास रखा हुआ है यहाँ पर, और उस मास की वैल्यू है स्मॉल एम। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ से क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो, देखो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। अब जल्दी बताओ क्या इस सर्कल के अंदर कोई मास इंक्लोज नहीं है? हाँ भाई, इस सर्कल के अंदर क्या कोई और मास इंक्लोज है या नहीं है? ये देखो इतना मास इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स पहले वाले केस में देखो क्या हो रहा था, पहले वाले केस में सारा का सारा मास सर्कल के बाहर था, ये था सारा मास, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में जब तुमने इसको कवर करा है, तो यहाँ पर ये इतना मास देखो कवर हो रहा है, यहाँ पर इतना मास कवर हो रहा है, ठीक है। तो जो ये इतना मास कवर हो रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डेफिनेटली वो इतने मास की वजह से आएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं इस पूरे सर्कल का मास कैपिटल एम है, और ये जो इसके अंदर इंक्लोज हुआ है उसका मास एम डैश है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी स्मॉल वाले मास के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगी, जी एम डैश एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, देखो ऐसे करके होगी, बस इतना याद रखना है, इतना ही मैं बताना चाहता था। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है, तो चलो अब हम देख लेते हैं
क्वेश्चन तो इसके ऊपर हमारे हो गए। हाँ, अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शेल थ्योरम भी बहुत अच्छी है। शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना होता है। शेल के अंदर अगर मास है तो उस पे फोर्स लगेगा, शेल के अंदर मास नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है। सर थोड़ा रिपीट रिपीट तो तुम देख लेना, लेक्चर दोबारा से देख लेना ये, ठीक है। और कोई, चलो अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अगर मैं दूं तो ये कैसे बताओगे? कौन बताएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा? दूसरा लेक्चर है दूसरा, ठीक है। मान लो ये एक शेल है, शेल समझते हो ना, जो अंदर से हॉलो है। हाँ, ये एक शेल है और इस शेल का मास ना कैपिटल एम है, ठीक है। और यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। इसका मतलब ये है कि अंदर से ये पूरा का पूरा फील्ड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फील्ड है ऐसे करके। अब यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है, एक स्मॉल मास रख रखा है एम, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मास है एम डैश। तो जल्दी बताओ, अगर मुझे इसके बीच, ठीक है एक सेकेंड, अगर मुझे ये और इसके बीच, इन दोनों के बीच अगर मुझे चाहिए फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एम डैश पे या एम पे? तो देखो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहां से क्या कर दो, एक ऐसे करके एक स्फेरिकल शेल बना दो, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। एक ऐसे करके स्फेरिकल शेल बना दो। शेल बनाते ही तुम्हें पता लग गया, क्या पता लग गया, कि शेल के अंदर एम डैश इंक्लूड है, एम इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एम पे जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम एम डैश, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स। देखो बहुत सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज कर सकते हैं। तो यही थी शेल थ्योरम। तो क्या ये बाहर वाली चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मास का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा बेटा। सर हाँ बोलो। सर ये टेस्ट जो है वो क्या है, मतलब कि उसका मास? हाँ, इस सॉलिड स्फीयर का मास है जो अंदर है, इसके अंदर ये देखो, इसका मास है एम डैश, ठीक है। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि इसके स्फीयर के अंदर कितना मास इंक्लूड है, वो वाला मास इस पे फोर्स लगाएगा। यही है शेल थ्योरम, ठीक है। और जो इसके बाहर का मास है, जो इस सर्कल में कवर्ड नहीं है, वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो यहाँ पर इस वक्त ये एम पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इस एम डैश मास की वजह से लग रहा है। ये है शेल थ्योरम, और थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है, कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से करा देता हूं। एक्सीलरेशन, हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? देखो बहुत सिंपल फैक्ट है यहाँ पर भी। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ पे हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम अर्थ पे खड़े हुए हैं। तो तुम्हें तो पता है अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, बहुत ज्यादा मास है, और हमारा मास क्या है, स्मॉल एम। तो डेफिनेटली दो मास वाली बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये जो अर्थ है हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। देखो अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट, यहाँ से यहाँ की तरफ ये अट्रैक्शन लगा रही है, ठीक है, ऐसे करके। ये हो गया हमारा एफ जी, कितना हो गया ये हमारा एफ जी। तो यहाँ पर अर्थ के और मेरे बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जी एम एम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अर्थ की रेडियस है, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। सिमिलरली यही ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे वेट के लिए, जो हम वेट लिखते हैं ना, वेट, वो mg जो लिखते हैं वो यही होता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो वेट आ रहा है, वेट, ठीक है, वो इक्वल है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के।
तो वेट का फॉर्मूला कितना हो गया mg, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया g m डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ग्रेविटी का g का जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास आ गया g m बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बहुत ज्यादा बार यूज होता है, ठीक है। सो अर्थ की सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे जो ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, उस ग्रेविटी का फॉर्मूला देखो हमने क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया है, ठीक है, ऐसे करके ड्राइव कर लिया है। जी कितना हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जल्दी बता दो जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और m किसका मास है बताओ, m मास है अर्थ का, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। और r क्या है यहाँ पर, r है क्या, r है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां पर हम जब जी, ये जी के और मास और रेडियस ऑफ अर्थ रख दें तो डेफिनेटली हमें जो जी की वैल्यू मिलेगी वो वही होती है जो तुम पढ़ रहे होते हो, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, तो जब भी मैं पूछूं जी का क्या फॉर्मूला होता है तो तुम्हें बोलना है सर जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। चलो ये भी हो गया, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि हम मास और डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं अर्थ की, ठीक है, अर्थ का मास और अर्थ की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करी जा सकती है। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया, हाँ हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का मास। तो देखो अर्थ का मास निकालना है तो कुछ नहीं करना, स्मॉल जी किसके इक्वल आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और मैंने तुम्हें यहाँ बता रखा है जी यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो देखो अगर हमें मास ऑफ अर्थ निकालना है तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता, एम इजकल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी, है ना। अब देखो सबकी वैल्यू तुम्हें पता है, तुम्हें बता दूं अर्थ की जो रेडियस होती है वो अप्रोक्स 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। और इसको अप्रोक्स ऐसे लिख सकते हैं 6.400, ठीक है, 10 की पावर कितना, 10 की पावर माइनस और 10 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो जी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 9.8, आर की वैल्यू कितनी होती है 6.400, मतलब अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया किससे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक। जब तुम इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो मास ऑफ अर्थ जो तुम्हारे पास आएगा वो अप्रोक्स में आ जाएगा कितना, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है, मतलब 10 की पावर 24 kg में इतना ज्यादा मास होता है अर्थ का, ठीक है। तो अप्रोक्स ये अर्थ का मास आ जाएगा, ओके। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं अर्थ की डेंसिटी, ठीक है, अर्थ की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। हाँ भाई डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, तो देखो डेंसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो देखो अभी मैंने तुम्हें मास का फॉर्मूला बताया कि मास का फॉर्मूला ये जो था, देखो ये होता है मास का फॉर्मूला, ठीक है, ये है मास का फॉर्मूला, ये देखो ये मास का फॉर्मूला है। और ये मास का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, जी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल जी। और वॉल्यूम बताओ, अर्थ तो कैसी होती है, स्फेरिकल है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से बताओ क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से इस आर स्क्वायर से एक ही आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जो डेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3g, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई आर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना ना, एक सेकेंड,
तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3G, ठीक है, और ऊपर आर नहीं बचेगा, एक चीज यहाँ जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πr, ठीक है। ऐसे करके देखो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर ये हमारे पास आ गया, अब कुछ नहीं करना, अच्छा कैपिटल जी तो बचा हुआ है, ये वाला कैपिटल जी यहाँ लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, इन सबकी वैल्यूज यहाँ प्लग करनी है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू प्लग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3G हमें पता है 9.8 होता है, ठीक है। 4π हमें पता है कितना होता है, 3.14। आर रेडियस हमें पता है, अभी मैंने बताया था अप्रोक्स 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है, 6400 किलोमीटर, मीटर में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और 6.67 इंटू 10⁻11। तो देखो रो मतलब डेंसिटी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, पूरे को सॉल्व करूंगा, तो इसकी डेंसिटी पता है कितनी आएगी, इतना आएगा, देखो 5500, ठीक है, kg/m³। तो ये हो गई अर्थ की डेंसिटी, ठीक है। तो अर्थ की डेंसिटी भी हमने निकाल ली और अर्थ का मास भी हमने निकाल लिया। तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं हम, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? डाउट? चलो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। सर ये YouTube पर डाल देना। ठीक है।